नमस्कार मित्रों, मैं शैमेन कौशिक गुरुगंधा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। अपने जो हम अभी तक पढ़ रहे थे क्या, अधिगम के सिद्धांत। अभी तक हमने अधिगम के सिद्धांत के बारे में व्यवहारवादी सिद्धांत का पहला नियम पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरा नियम आता है अनुबंधन का सिद्धांत। आज हम अनुबंधन के सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अनुबंधन सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है, अनुबंधन सिद्धांत क्या है, इसके जन्मदाता कौन थे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अनुबंधन सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, इसके जन्मदाता कौन है? पावलोव। कौन है? पावलोव। पूर्व कक्षा में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी क्या कि अनुबंधन सिद्धांत को अनुक्रिया अनुशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुक्रिया अनुशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जन्मदाता कौन थे? पावलोव थे। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ये सारी चर्चाएं हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। ये कहाँ के थे? 1904 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित, नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित ये अब रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। इन्हें शरीर शास्त्री भी कहा जाता है। शरीर शास्त्री भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर शास्त्री भी इनको कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे? अनुबंधन का सिद्धांत हम पढ़ेंगे भी विस्तार पूर्वक, लेकिन पावलोव के बारे में हम थोड़ी सी जो पूर्व क्लास में हम चर्चा कर चुके थे उसे एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पावलोव कहाँ के थे? रूस के थे। ये क्या थे? इन्हें क्या कहा जाता है? शरीर शास्त्री भी कहा जाता है। पावलोव को 1904 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन बनता है इसी से, प्रयोग। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते की लाश पर प्रयोग किया था। क्या नाम था? टेरोटिस्ट नाम था। क्या नाम था? टेरोटिस्ट नाम था। किसका नाम था? ये लार का नाम था। किसका नाम था? ये लार का नाम था। विस्तार पूर्वक हमने पूर्व क्लास में समझा चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो इसका पार्ट 1 जरूर देखें। इसका पार्ट 1 आप जरूर देखें, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ाया था और कैसे पढ़ाया था। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन है क्या? सबसे पहले चर्चा करते हैं अनुबंधन है क्या। अनुबंधन है, अनुबंधन का अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या है? किसी भी कार्य को बार बार दोहराना क्या कहलाती है? हमारी पुनरावृत्ति कहलाती है। अब वो किसके अंतर्गत आती है? अनुबंधन के अंतर्गत आती है। जब छोटे बच्चा होता है तो वो क्या करता है? हमारे द्वारा किए गए कार्य को करने का प्रयास करता है। क्या करता है? हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को वो करने के लिए प्रयास करता है या फिर प्रयासरत रहता है। वो ये सोचता है कि एक बार कार्य गलत होगा,
2 बार कार्य गलत होगा। क्या बार बार कार्य गलत होगा? नहीं होगा। जितनी बार हम उस कार्य को करते रहेंगे तो जो गलती की मात्रा होती है उसमें क्या होगा, होता रहेगा, सुधार होता रहेगा। जिस प्रकार से बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है वो गिनतियों को याद करता है, क्या करता है, गिनतियों को याद करता है, टेबल को याद करता है, और क्या होती है, बार बार उससे गलतियां होती हैं। क्या होती हैं? बार बार गलतियां होती हैं, और वो उसमें क्या करता है, धीरे धीरे सुधार करता है। वो कैसे सुधार करता है? उन्हीं गलतियों से सीख लेता है क्या, कि यहाँ कहाँ मेरी गलती हुई है, और उस कार्य को क्या करता है, वो बार बार दोहराता है। क्या करता है? बार बार दोहराता है। यही दोहराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। हम कह सकते हैं बालक जो कुछ भी सीखता है वो किसके आधार पर सीखता है? अनुबंधन के आधार पर ही सीखता है। किसके आधार पर सीखता है? अनुबंधन के आधार पर ही सीखता है। चाहे वो एबीसीडी हो, चाहे वो गिनतियां हो, चाहे वो आपके पहाड़े हो, या फिर समाज हो। क्यों? अगर समाज में आपके जो आस पड़ोस का पर्यावरण है वो गलत है, गंदा है, तो क्या होगा? बच्चा वहीं से सीखेगा। अब वो क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा। क्यों? जब वो बाहर से सीखेगा तो वो कहाँ दोहराएगा? अपने घर पर दोहराएगा, और वही कहलाएगा हमारा अनुबंधन। क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा। हम यहाँ पे जो भी कुछ करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, सब अपनी पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड करके इसको सीखेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब का सारा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको आप याद रख सकते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो किससे सीखता है? बार बार दोहराने की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। यही कहलाता है हमारा अनुबंधन। क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। साधारण शब्दों में क्या हम परिभाषा इसकी लिख सकते हैं? तो लिखते हैं, पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित कार्य अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित कार्य क्या कहलाएगा? अनुबंधित कहलाएगा। यानी कि पुनरावृत्ति के आधार पर जो भी हम कार्य को कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा। क्या? अथवा करके लिख लीजिए दूसरी परिभाषा। बालक जो कुछ भी सीखता है वह अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अनुबंधन कहलाता है। बालक जो कुछ भी सीखता है वो क्या कहलाएगा? हमारा अनुबंधन कहलाएगा। एक और लिख लीजिए अथवा करके। बालक द्वारा बार बार दोहराने की क्रिया अनुबंधन कहलाती है।
उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे गिनतियों को याद करना, A to Z याद करना, आदि। ये सब क्या है? उदाहरण है किसके? अनुबंधन के। क्यों? क्योंकि एक बार में बच्चा क्या करेगा, पहली बार में गलती करेगा, दूसरी बार में गलती करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो गलतियां होंगी वो सुधार होता जाएगा, उसमें क्या होता जाएगा? सुधार होता जाएगा। क्या कहलाता है वो? अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। विद्यालय में की घंटी बजने पर बालकों द्वारा अपना बस्ता बंद करना, विद्यालय की घंटी बजने पर बालकों द्वारा अपना बस्ता बंद करना क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि बच्चों को पता है कि जब विद्यालय की घंटी बजेगी तो हमारी क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। तो उनका अनुबंधन, बालकों का अनुबंधन किसके साथ है? बालकों का अनुबंधन है घंटी के साथ। किसके साथ? घंटी के साथ। बच्चों को पता है कि जैसे ही घंटी स्कूल की बजेगी तो हमें क्या करना है? बैग बंद करना है और कहाँ चले जाना है? घर चले जाना है। तो बच्चों का अनुबंध किसके साथ हो गया? घंटी के साथ हो गया। तो यहाँ पे इसका क्या कह सकते हैं? अनुबंध लिख सकते हैं। अनुबंध किसका? बालकों का। बालकों का अनुबंध किससे हो गया? घंटी से हो गया। मंदिर के सामने से निकलते समय, मंदिर के सामने से निकलते समय सिर का झुकाना, सिर का झुकाना। देखिए इसे समझते हैं क्या है? मंदिर के सामने से कोई व्यक्ति जाता है, जब मंदिर के सामने से कोई व्यक्ति जाएगा तो नेचुरली क्या है, आदमी का मनुष्य का जो सर है वो क्या होता है? झुकाता है। वो क्यों झुकाता है? क्योंकि उसकी ईश्वर में क्या है? आस्था है। तो यहाँ पे अनुबंध किससे के साथ हुआ? व्यक्ति का संबंध किसके साथ हुआ? ईश्वर के साथ। व्यक्ति का जो अनुबंध हुआ वो किसके साथ हुआ? ईश्वर के साथ हुआ। अनुबंधन किसके साथ हुआ? व्यक्ति का ईश्वर के साथ हुआ। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी का देर रात तक अध्ययन करते समय चाय का पीना। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी का देर रात तक अध्ययन करते समय चाय बनाकर पीना। चाय बनाकर पीना। अब यहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षार्थी है, तो प्रतियोगी क्या है? परीक्षार्थी है। जब देर रात तक वो क्या करेगा? अध्ययन करेगा। तो
जागते समय उसे किस चीज की जरूरत पड़ती है? चाय की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अनुबंध किसके साथ हुआ? प्रतियोगी का और चाय का अनुबंध हुआ। किसके साथ हुआ? चाय के साथ उसका अनुबंधन हुआ। अगला एक और बताता हूं। जिस प्रकार से हम कभी शमशान घाट के आगे से निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? शमशान घाट के आगे से निकलते हैं, तो हमारे जो कदम है वो क्या हो जाते हैं? तेज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं, हमें लगता है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। हमारा दिमाग जो होता है, हमारा जो माइंड है, वो किस तरह से काम करता है? जो हमारा अनुबंध है वो हमें दिमाग में क्या कहता है? अरे हम शमशान घाट के आगे से निकलते, कहीं ऐसा ना हो कि भूत आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भूत आ जाए और हमें पकड़ ले। तो हमारा जो अनुबंध हुआ वो किसके साथ हुआ? शमशान घाट के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? शमशान घाट के साथ। जंगल गए, जंगल में आम का पेड़ देखा, पेड़ के नीचे सांप पड़ा था। सांप को हमने रस्सी समझा और रस्सी समझ के क्या किया? उसको उठा लिया। क्या किया? हमने उसको जैसे ही उठाया तो हमें क्या लगा देख के? उसको डर लगा। क्या लगा देखकर? डर लगा। और हमारा माइंड वहां पर सेट हो गया कि उस पेड़ के नीचे क्या रहता है? एक सांप रहता है। क्या रहता है? एक सांप रहता है। जब जब हम उस पेड़ के नीचे जाते थे तो क्या रहता था? हमें ये रहता था कि कहीं उस पेड़ के नीचे सांप तो नहीं। जब जब हमने रस्सी को उसके नीचे देखा पड़े हुए, जब जब हमने पेड़ के नीचे क्या देखी? रस्सी पड़ी हुई देखी, तो हमारे दिमाग ने क्या संकेत दिया? कि वो सांप पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ है? सांप पड़ा हुआ है। तो संबंध किससे हुआ? रस्सी का संबंध किससे हो गया? सांप से हो गया। और ये आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि अनुबंध कैसे बनता है। क्या भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। मजा आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 5 महत्वपूर्ण पद बताए हैं। वो कौन कौन से पद हैं जानते हैं? एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो लिख लेते हैं यहां पर। पावलोव द्वारा अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 5 महत्वपूर्ण पद बताए हैं। कितने पद बताए हैं? 5 बताए हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 है आपका विलोपीकरण। विलोपीकरण। विलोपीकरण क्या होता है? विलोप का मतलब होता है किसी चीज से हटना या किसी चीज को छोड़ देना, उसका लोप कर देना। विलोपीकरण का शाब्दिक अर्थ अगर हम जनरल से भाषा में बात करें तो उसका अर्थ होता है किसी भी चीज से अलग हो जाना ही क्या कहलाता है? हमारा विलोपीकरण कहलाता है। अनुक्रिया में लंबे समय तक कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर क्या हो जाता है? उसका विलोपीकरण स्वतः ही हो जाता है। अनुक्रिया में लंबे समय तक कोई भी स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत ना करने पर उसका अनुबंधन
समाप्त हो जाता है। क्या कहलाता है? पता है। अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया ही विलोपीकरण कहलाती है। जब कोई हम कार्य करते हैं और उसमें लंबे समय तक कोई भी उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया, कोई कार्य स्टार्ट किया और कोई भी लंबे समय तक क्या नहीं किया, कोई उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया, तो क्या हो जाता है? वो अनुबंधन समाप्त हो जाता है। और वही अनुबंधन का समाप्त होना ही क्या कहलाता है? हमारा विलोपीकरण कहलाता है। अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं अनुबंधन का समाप्त होना ही क्या कहलाता है? विलोपीकरण कहलाता है। जैसे भोजन था, भोजन को देख के क्या आई हमारे मुंह से? लार आई। भोजन था, भोजन को देख के क्या आई? लार आई। किसके मुंह में आई थी? कुत्ते के मुंह में आई थी। अब फिर हमने क्या बजाया? घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उसके क्या दिया था हमने? भोजन दिया था। क्या दिया था? भोजन दिया था। फिर उसके बाद क्या आई थी? उसके मुंह से लार आई थी। इसके बाद क्या आई थी? लार आई थी। फिर हमने घंटी बजाई। घंटी बजाया, फिर से भोजन दिया। फिर क्या आई? लार आई। फिर हमने क्या किया? इसी कार्य को काफी समय तक हमने किया, लेकिन एक समय ऐसा है जब हमने घंटी बजाई और उसे क्या नहीं दिया? भोजन नहीं दिया। भोजन नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह से क्या आई थी? लार आई थी। ये प्रक्रिया हमने कुछ दिन तक की। फिर हमने क्या किया? घंटी बजाई, फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या आई थी? लार आई। अब इसमें कुत्ता ये समझ चुका था घंटी तो बज रही है, लेकिन मुझे भोजन नहीं मिल रहा, मुझे भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बाद में हमने क्या किया? फिर हमने घंटी बजाई। फिर कुत्ते के मुंह से क्या? लार नहीं आई। लार नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कुत्ता समझ चुका था कि अब घंटी बज रही है, हर बार बजा रहे हैं, लेकिन मुझे भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो कुत्ते के और घंटी के बीच में क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। पहले उद्दीपक किसके बीच में बना? भोजन और लार के बीच में। क्यों? क्योंकि जैसे ही कुत्ते ने भोजन को देखा तो उसके मुंह से क्या आई थी? लार आई थी। फिर उसके बाद हमने घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद भोजन दिया था, और भोजन के बाद कुत्ते के मुंह से क्या आ गई थी? लार आ गई थी। फिर पुनः उसी प्रक्रिया को हमने क्या किया? निभाया था। और यहाँ पे उद्दीपक कौन था? इस बार घंटी थी। उद्दीपक कौन था? घंटी थी। और ये कैसा उद्दीपक था? ये अस्वाभाविक उद्दीपक था। ये कैसा उद्दीपक था? अस्वाभाविक उद्दीपक था। क्यों? क्यों ये अस्वाभाविक उद्दीपक थी? ये इसलिए अस्वाभाविक उद्दीपक थी कि जब हम घंटी बजाएंगे तभी कुत्ते के मुंह से लार आएगी? नहीं। किसी भी भूखे व्यक्ति को जब भोजन दिया जाता है तो क्या होता है? उसकी जो उत्सुकता होती है वो बढ़ जाती है। क्या होता है? तो वो बढ़ जाती है। यही कुत्ते के साथ भी हुआ। यही क्या हुआ? कुत्ते के साथ भी हुआ। जैसे ही उसने भोजन को देखा तो उसके मुंह से क्या आ गई थी? लार आ गई थी। लेकिन कुत्ता और लार के बीच में क्या हो गया था? उद्दीपक बन चुका था। क्यों बन चुका था? जैसे ही हम घंटी बजाते थे, जैसे ही हम घंटी बजाते थे तो क्या आ जाती थी? कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी। तो कुत्ता और घंटी और भोजन, इसमें कौन सा उद्दीपक हुआ? स्वाभाविक उद्दीपक जो था वो बन चुका था।
हम अगर सीधी सीधी भाषा में बात करें, किसी भी आदत का बनना क्या कहलाता है? किसी भी आदत का बनना क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। यहां पे हम लिख सकते हैं आदत का बनना, आदत का बनना अनुबंध कहलाता है। आदत का बनना क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। और आदत का छूटना क्या कहलाता है? भाई आदत हमने कोई बना ली तो वो क्या कहलाया? हमने उसके साथ क्या कर लिया? अनुबंध कर लिया। मान लीजिए कोई मनुष्य क्या करता है? सिगरेट पीना सीखता है। क्या सीखता है? सिगरेट पीना सीखता है, तो उसका अनुबंध किसके साथ हो गया? सिगरेट के साथ हो गया। कोई मनुष्य दारू पीना सीखता है, तो उसका अनुबंध किसके साथ हो गया? दारू के साथ हो गया। अब वो जो दारू उसने पीना सीखा था, अब उसको वो छोड़ना चाहता है। क्या करना चाह रहा है? छोड़ना चाह रहा है। तो वो क्या कहलाएगा? विलोपीकरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विलोपीकरण कहलाएगा। अगर वो सिगरेट छोड़ना चाह रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विलोपीकरण कहलाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, जो आदत हमारी बन चुकी है उस आदत को छोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है? विलोपीकरण कहलाता है। अब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया हो। अब नंबर 2 है। नंबर 2 क्या है आपका? उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? समझते हैं, चर्चा करते हैं विस्तार से। ये क्या है? मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का होना ही क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। लिख लेते हैं इसको। मिलती जुलती परिस्थितियों में उद्दीपक का प्रारंभ होना ही उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। मिलती जुलती परिस्थिति कौन कौन सी हो सकती है? किस तरह की हो सकती है? जैसे काली गाय को देखकर डरना, काली गाय को देख के डरना, काले कुत्ते को देख के डरना, काले व्यक्ति को देख के डरना, या काली वस्तु को देख कर डरना क्या कहलाता है? सामान्य उद्दीपकरण कहलाता है। क्यों? हो सकता है कभी काली गाय ने उसको मारा हो, या काले कुत्ते ने उसको काटा हो, या किसी काली वस्तु ने उसको डराया हो सकता है। इससे उस बालक के मन में क्या हो जाता है? भय उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो गया? कि भय उत्पन्न हो गया। उस भय का कारण क्या था? उसका कारण ये था कि कभी ना कभी काली प्रकार की जो काली वस्तु थी उसने उसको क्या कराया? नुकसान पहुंचाया हो, जिससे उसके मन में क्या बैठ गया? डर बैठ गया, और वो काली वस्तुओं को देखकर डरने लगा। काली गाय को देखकर काली गाय को देखकर डरना, काली वस्तुओं को देखकर डरना,
काली बच्चों को देखकर डरना, काले कुत्ते को देखकर डरना, लाल वस्तुओं को देखकर डरना आदि। अगर हम बात करें कि उद्दीपीकरण का, जो सामान्य उद्दीपीकरण का जन्म हुआ वो कैसे हुआ, किसने किया, तो इसका जो आविष्कार किया वो वॉटसन थे। इसके जन्मदाता कौन थे? वॉटसन थे। कौन थे? वॉटसन। उद्दीपक सामान्यकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये कौन थे? जनक, आविष्कारक, जन्मदाता वॉटसन। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था। पुत्र पर प्रयोग किया। पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था? अल्बर्ट। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था? अल्बर्ट था। और वॉटसन ने अपने पुत्र के ऊपर प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? उद्दीपक सामान्यीकरण का प्रयोग किया। एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन बनता है, वो कौन से जनक हैं जिन्होंने अपने पुत्र पर प्रयोग किया? तो क्या आ जाएगा आपका? वॉटसन आ जाएगा। वॉटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था। उनके पुत्र का नाम क्या था? तो आप कह सकते हैं अल्बर्ट। क्या नाम था? अल्बर्ट नाम था। इसकी भी क्या है, मजेदार कहानी है। वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा सामान्य उद्दीपीकरण या उद्दीपक सामान्यीकरण याद हो जाएगा मात्र नैनो सेकेंड में। कैसे? अभी दिखाता हूं। यहां हमने क्या लिख दिया? उद्दीपक सामान्यीकरण डाल दिया। और इसके जनक कौन है? जनक है इसके वॉटसन। वॉटसन कौन है? इसके जनक है। कौन है? वॉटसन। वॉटसन जनक किसके हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण के जनक कौन है? वॉटसन है। इन्होंने प्रयोग किया था अपने पुत्र पर। अपने पुत्र पर क्या किया? प्रयोग किया। वॉटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था? अल्बर्ट। इनके पुत्र का नाम था अल्बर्ट। क्या करता था? वॉटसन के यहाँ एक खरगोश था। क्या था? खरगोश था। जो प्रयोग हुआ वो किस पे हुआ था? खरगोश पर। कई बार पूछ लेता है किस पे प्रयोग हुआ था? खरगोश पर। वॉटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था। और इनका पुत्र क्या करता था? एक खरगोश था इनके घर में, उस खरगोश से खेला करता था। क्या करता था? उस खरगोश से खेला करता था। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ कुत्ते पालने का रिवाज है। क्या ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कुत्ते पालते हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? कुत्ते के साथ खेलता है। क्या करता है? कुत्ते के साथ खेलता है। और उसी प्रकार से क्या था, जो वॉटसन का पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? अल्बर्ट था। अल्बर्ट किसके साथ खेलता था? खरगोश के साथ खेलता था। किसके साथ खेलता था? खरगोश के साथ खेलता था। खरगोश को खिलाता था या खेलता था। अब क्या हुआ? वॉटसन को ये बात पसंद नहीं आई। वॉटसन को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने पुत्र पर ही इसका प्रयोग करूं। क्यों ना मैं अपने पुत्र पर ही इसका प्रयोग करूं। और उन्होंने ये सोचा। फिर उन्होंने क्या किया? एक लकड़ी का
खिलौना बनवाया मिट्टी का। फिर उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी का खिलौना बनवाया, और वो सेम खिलौना कैसा था, बिल्कुल असली खरगोश जैसा था। कैसा था, असली खरगोश जैसा था। क्यों, क्योंकि वॉटसन का जो पुत्र था अल्बर्ट, वो बहुत ज्यादा क्या था, जिद्दी था। उसने कहा, बोले पापा नहीं, मुझे तो खरगोश ही चाहिए। क्या चाहिए, मुझे तो खरगोश ही चाहिए, मैं तो खरगोश के साथ ही खेलूंगा। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, खरगोश लाते हैं। उसके पिता ने कहा ठीक है भाई, खरगोश लेके आते हैं। खरगोश क्या, किस चीज का बनवाया उसने, फिर खरगोश बनवाया उसने, फिर मिट्टी का असली दिखने जैसा वाला खरगोश उसने बनवा लिया, और उसमें एक क्या लगवा दिया, बटन लगवा दिया। क्या लगवा दिया, बटन लगवा दिया। जब भी अल्बर्ट का हाथ उस बटन पर जाता तो उसमें से क्या निकलती, डरावनी आवाजें निकलती। क्या निकलती, डरावनी आवाजें निकलती। और जब जब अल्बर्ट उस खरगोश से खेलना चाहता तो वो बटन को प्रेस करता था। क्या करता था, उस बटन को प्रेस करता था, और जब भी उसका हाथ उस बटन पर लगता था तो उसमें से क्या निकलती थी, डरावनी आवाज निकलती थी। और अल्बर्ट क्या हुआ, फिर खरगोश से डरना शुरू हो गया। अल्बर्ट क्या हुआ, उस खरगोश से डरना शुरू हो गया, और उसने खरगोश के साथ खेलना छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो पिता था वॉटसन ने क्या कर दिया था, उसमें बटन लगवा दिया था, और बटन के द्वारा उसमें क्या करवा दिया गया था, डरावनी आवाजें भरवा दी गई थी, जिससे उसने खरगोश से डरना शुरू कर दिया। किसने, अल्बर्ट ने। यही क्या कहलाता है, हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि खरगोश पर प्रयोग किसने किया था, तो वॉटसन का नाम सर्वोपरि है। वॉटसन का नाम सर्वोपरि आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसने अपने पुत्र की मदद से प्रयोग तो अपने पुत्र पर किया था। पुत्र उसका किससे खेलता था, खरगोश से खेलता था। अगर अल्बर्ट आ जाए तो अल्बर्ट आपका सही आंसर होगा, और अगर ऑप्शन में खरगोश है, खरगोश का खिलौना, तो आपका खरगोश का खिलौना है, सही आंसर होगा। बना लेते हैं इसकी टेबल। सबसे पहले वॉटसन, फिर वॉटसन के बाद कौन आया, अल्बर्ट आया, अल्बर्ट के बाद कौन आता है, खरगोश आता है, खरगोश के बाद क्या आया, खिलौना, वॉटसन ने क्या बनवाया, खरगोश का, खिलौना बनवाया। वॉटसन ने क्या बनवाया, खरगोश का खिलौना बनवाया। अल्बर्ट कैसा था, जिद्दी। खरगोश में क्या लगवाया, खरगोश में लगवाया था डरावनी आवाजों वाला बटन। डरावनी आवाजों वाला बटन। अल्बर्ट खरगोश को देखो क्या करने लगा, डरने लगा। अल्बर्ट खरगोश को देखकर क्या करने लगा, डरने लगा। क्यों डरने लगा, क्योंकि उसमें से कैसी आवाजें आ रही थी, डरावनी। किसमें से आ रही थी, खिलौने में से आ रही। किसमें से आ रही थी, वो आवाजें खिलौने में से आ रही। फिर आपको याद हो गया होगा पूरा नियम। उद्दीपक सामान्यीकरण के जन्मदाता कौन है, वॉटसन है, और वॉटसन ने किस पर प्रयोग किया था, अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। और अल्बर्ट किससे खेलता था, खरगोश से खेलता था। खरगोश से वो क्यों डरने लगा,
क्योंकि उसके पिता वॉटसन ने उसमें डरावनी आवाज वाला क्या लगा दिया था, एक बटन लगा दिया था। जैसे ही वो खरगोश के साथ खेलता था तो उसे क्या सुनाई देती थी, डरावनी आवाजें सुनाई दिया करती थी, जिसे सुनकर वो क्या होने लगा, डरने लगा। यही किस चीज का उदाहरण है, उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण। ये नियम या ये सिद्धांत मनोविज्ञान के अंतर्गत किस नाम से फेमस हुआ, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, उद्दीपक सामान्यीकरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 3 है समय कारक। समय कारक, समय कारक क्या होता है? पावलाव के अनुसार दो उद्दीपकों में अनुबंधन कराने हेतु अधिकतम 5 सेकंड का समय कारक होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन नहीं होगा। पावलाव के अनुसार दो उद्दीपकों में अनुबंधन कराने हेतु या कराने के लिए अधिकतम 5 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। अन्यथा अनुबंधन नहीं होगा। इसमें आप क्या समझे, अगर समय कारक है, समय कारक की बात कर रहे हैं, तो कम से कम कितने, अधिकतम समय कितना होना चाहिए, अधिकतम समय 5 सेकंड का होना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज में क्या करा सकते हैं, अनुबंध करा सकते हैं। बुद्धि कारक क्या है? बुद्धि कारक पावलाव के अनुसार मंद बुद्धि के बालकों में अधिगम नहीं कराया जा सकता। नहीं कराया जा सकता है क्योंकि उनमें अधिगम क्षमता नहीं होती है। पावलाव के अनुसार जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनमें अधिगम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि उनमें जो अधिगम की क्षमता होती है, यानी कि सीखने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है, कम होती है, वो कम होती है। जैसे एक अगर मैं उदाहरण दूं, हमारे द्वारा आपको पढ़ाना, आपके साथ साथ बहुत सारे बालक ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे भी होंगे जो बहुत विस्तार पूर्वक बताने के बाद भी वो उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, मंद बुद्धि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ऐसे बालकों को सिखाना
बहुत क्या होता है, कठिन होता है। वो किसके अंतर्गत आते हैं, बुद्धि कारक के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोगों की जो बुद्धि होती है बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है, पैनी होती है। और कुछ लोगों की बुद्धि मीडियम होती है, ठीक ठाक होती है। और कुछ लोगों की बुद्धि क्या होती है, सामान्य से नीचे होती है। जिन्हें कितना भी समझाओ उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। लिख सकते हैं हम, कुछ लोगों का शीघ्रता पूर्वक सीखना कुछ लोगों का शीघ्रता पूर्वक सीखना, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों का मंद गति से सीखना। ये दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो है जो बहुत तेजी के साथ सीखता है, एक वो है जो बहुत धीमी गति से सीखता है। पांचवा कारक और लास्ट कारक है पावलोव का सिद्धांत। कुछ शैक्षिक महत्व पर भी बल देता है। पावलोव का सिद्धांत कुछ शैक्षिक महत्व पर भी बल देता है। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन पर यह बल देता है, आइए जानते हैं। पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, आइए जानते हैं इनके बारे में। पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है, पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में एक करके समझ लेंगे। नंबर 1, छोटे बालकों को सिखाने में सहायक। जैसे क्या क्या सिखा सकते हैं, अक्षर ज्ञान, भाषा इत्यादि। अक्षर ज्ञान दे सकते हैं हम उन्हें, भाषा सिखा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ इसमें, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें एक माता पिता की अहम भूमिका होती है। ये भूमिका क्यों होती है, क्योंकि वही उसे समाज के बारे में समझाता है, सिखाता है, ज्ञान देता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसी को क्या करता है, अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, भाषा भी सिखाई जाती है। सब किसके द्वारा है, बुद्धि कारक के द्वारा ही। किसने दिया था सिद्धांत, दिए पावलोव ने सिद्धांत दिया। कौन से सिद्धांत है, शैक्षिक सिद्धांत है। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना, इसी सिद्धांत का प्रमुख महत्व है। लिख लेते हैं, बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना। नंबर 3, बालकों से बुरी आदतों को छुटाना। अगला है जानवरों को
प्रशिक्षण देने में सहायक बालकों में मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक छुटाने में सहायक निर्माण करने में सहायक शराबी की शराब छुटाने में सहायक अधिगम का यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। अधिगम का यह सिद्धांत किस पर बल देता है? पुनरावृत्ति पर बल देता है। अधिगम का यह सिद्धांत यांत्रिकों द्वारा सिखाने पर बल देता है। और बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? छोटे बालकों को सिखाने में सहायक। यदि हम कोई भी बात छोटे बालकों को सिखाते हैं तो किसके द्वारा सिखा सकते हैं? पावलोव के सिद्धांत के अनुसार सिखा सकते हैं। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। बालकों को बताना चाहिए कि कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी बुरी है, किससे हमें किस आदत को हमें सीखना है और किस आदत को नहीं सीखना है। अगर किसी बच्चे में बुरी आदत लग गई है तो उसको छुटाने में सहायक। कैसे छुटा सकते हैं? हमें उसे उसके बारे में बताना होगा। बेटा, इस चीज को करने से ये नुकसान होता है। उससे क्या होगा? उसकी जो आदत है वो छूट जाएगी, धीरे धीरे छूटेगी, एकदम से नहीं छूटेगी। यह सिद्धांत जानवरों को प्रशिक्षण देने में सहायक होता है। जानवरों को जो चाहे हम वो सिखा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया था हमने, क्या? भालू को नचाना, भालू को नाचना सिखाना, या फिर शेर को कुर्सी पर बैठाना। ये इसी का उदाहरण है। अगला आता है बालकों में मनोवृत्ति का निर्माण करना। मनोवृत्ति क्या होती है? उसे अच्छे और बुरे का अनुमान लगवाना या ज्ञात कराना। अधिगम पुनरावृत्ति पर बल देता है। पुनरावृत्ति क्या होती है? किसी भी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाती है। किसी भी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? पुनरावृत्ति कहलाती है। यह सिद्धांत यांत्रिक क्रियाओं द्वारा सिखाने पर बल देता है। कौन सा सिद्धांत? अधिगम का सिद्धांत। किस प्रकार से? यांत्रिक क्या होता है? यांत्रिक होता है मशीनों के द्वारा। क्या होता है? मशीनों के द्वारा। जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, सभी तरीके के व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? समय मिलते ही किससे सिखाना चाहिए? अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो आप उनको मशीनों के द्वारा भी ज्ञान सिखा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर सिखाना। कंप्यूटर भी क्या है? मशीन है। कंप्यूटर क्या है? मशीन है। अब बात करते हैं उद्दीपक
विभेदीकरण की। लास्ट है हमारा उद्दीपक विभेदीकरण क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, विस्तार से जानते हैं। उद्दीपक विभेदीकरण उद्दीपक विभेदीकरण क्या होता है? उद्दीपक विभेदीकरण होता है दो उद्दीपकों में समानता और असमानता का अंतर ज्ञात कराना। अंतर ज्ञात कराना ही क्या कहलाता है? हमारा उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो दो वस्तुओं के बीच में अंतर को फाइंड करना ही क्या कहलाता है? हमारा विभेदीकरण कहलाता है। या फिर दो वस्तुओं में अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? विभेदीकरण कहलाता है। जैसे पहले हमने बताया था, जब वो जंगल गया, जंगल में क्या देखा? सांप देखा, और इस सांप को उठा के जब देखा तो वो उससे डर गया। जब वो पुनः जंगल गया तो वहां पे एक रस्सी का टुकड़ा था पड़ा हुआ, और रस्सी को देखकर भी वो क्या था? डर रहा था। ये भी क्या हुआ? जब वो डर रहा था तब हमने उसको क्या बताया कि बेटा ये रस्सी है और ये सांप है। दोनों में क्या बता दिया? अंतर बता दिया। जब अंतर बता दिया तो बच्चे के समझ में आ गया कि ये सांप सांप होता है और रस्सी रस्सी होती है। ये अंतर ही क्या कहलाता है? विभेदीकरण कहलाता है। दूसरा उदाहरण था, वॉटसन ने किस पे किया था? खरगोश पर। अपने पुत्र अल्बर्ट पे किया था। अल्बर्ट का क्या था? खिलौना था। कौन था? खरगोश था। खरगोश के ऊपर किया था। तो उसका जो बेटा था अल्बर्ट, वो किससे डरता था? खरगोश से डरता था। किससे डरता था? खरगोश से डरता था। और उसमें क्या करा दिया? फिर अंतर बता दिया कि बेटे ये क्या है आपका? ये खरगोश का खिलौना है, ये खरगोश नहीं है, ये डरो मत इससे, ये क्या है? खिलौना है और ये खरगोश है। दोनों में क्या करा दिया? अंतर बता दिया। तब बच्चा क्या हुआ? खरगोश से डरना बंद हो जाता है। यही कहलाता है विभेदीकरण। लिख लेते हैं परिभाषा। दो उद्दीपकों के बीच में समानता तथा असमानता तथा अंतर बताना ही विभेदीकरण कहलाता है। बताना ही उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे बच्चे को, जैसे बालक को सांप तथा रस्सी में अंतर बताना। सांप और रस्सी में अंतर बताना। जब सांप और रस्सी में अंतर पता चल जाएगा तो बालक क्या होगा? अंतर बताना, जिससे बालक द्वारा, इससे बालक का रस्सी से डरना बंद हो जाना। जब बालक को ये ज्ञात हो जाएगा कि सांप क्या होता है और रस्सी क्या होती है, तो बालक रस्सी से क्या हो जाएगा? डरना बंद हो जाएगा। दूसरा, बालक को
बालक को खरगोश तथा मिट्टी के खरगोश तथा खिलौने में अंतर बताओ, जिससे बालक खरगोश के खिलौने से डरना बंद हो जाए। समझ में आया? जब बालक को हम ये ज्ञात करा देंगे कि खरगोश क्या होता है, खरगोश का खिलौना क्या होता है, तो बालक के समझ में आ जाएगा और अंतर पता चल जाएगा कि क्या समानता है उसमें और क्या असमानता है। तो बालक क्या होगा, डरना उससे बंद हो जाएगा। यही कहलाता है उद्दीपक विभेदीकरण। क्या कहलाता है? उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा दूसरे मित्रों तक इसे शेयर कर देना, जिससे आपके साथ साथ दूसरे जो आपके मित्र हैं वो भी इस क्लास का पूरा फायदा उठा सकें। इसके आगे की चर्चा हम अगले पार्ट 3 में करेंगे। इसका पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है? तो इसकी आगे की चर्चा हम पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,